हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पारुल को शुरू से ही घूमने फिरने का बहुत शौक था और वो ज्यादातर वक्त बाहर घूमने में ही बिताया करती थी और उसकी इस हरकत से उसकी माँ बहुत परेशान रहती और अक्सर उसे समझाया करती थी, थोड़ा घर पे भी रोका कर, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ कौशल उसे रोकते हुए कहती है, अब कहाँ जा रही है तू? माँ बस थोड़ा बाहर घूमने जा रही हूँ। अब डेली तो बाहर जाती नहीं हूँ, इसीलिए सोचा आज थोड़ा घूम लूँ, मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। ठीक है, जाना है तो जा, लेकिन शाम तक वापस आ जाना। आज तुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं। अगर टाइम से घर नहीं आई तो हमेशा बाहर ही रहियो, कोई जरूरत नहीं है घर आने की। ठीक है माँ, आ जाऊंगी। अब जाऊँ? इतना कहकर पारुल बाहर घूमने निकल जाती है और वो घर आती है तो देखती है कि सौरभ अपनी माँ पंक्ति और पिता अक्षदीप के साथ उसका हाथ मांगने आया है और वो उनके बीच जाकर बैठ जाती है और उन सबको पारुल बहुत पसंद आती है, जिसके बाद वो रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। वक्त बीतता है और उनकी शादी हो जाती है। वैसे तो पारुल अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन उसे हमेशा अपने पति सौरभ से यही शिकायत रहती कि शादी के 4 महीने बीत जाने पर भी वो उसे कहीं घुमाने नहीं लेके गया था। इसी बात की शिकायत करते हुए एक दिन वो उससे कहती है, ये क्या बात है सौरभ, तुम इतने अजीब कैसे हो सकते हो? हमारी शादी को 4 महीने हो गए हैं, तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए आज तक। मेरी सब सहेलियां मुझसे पूछती हैं हनीमून पर गई, बताओ उन्हें क्या बताऊं कि मेरा पति बस मुझे मेरे कमरे के चक्कर कटवाता है। अच्छा, मेरी शिकायत की पोटली, अब चुप भी हो जाओ। मैं अगले हफ्ते शिमला की 2 टिकट बुक करता हूँ, हम शिमला चलते हैं। इतना कहकर सौरभ पारुल के गले लगता है और तभी उसकी माँ उसे और पारुल को आवाज देकर नीचे बुलाती है और कहती है, बहू और सौरभ, तुम दोनों को शादी के 4 महीने हो गए हैं और तुम दोनों अभी तक हमारी देवी को जोड़े की जात नहीं लगवा कर लाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल ही तुम दोनों जयपुर के लिए निकल जाओ और माता के दर्शन करके आओ। मैं साथ चलती, लेकिन मेरे पैरों में बहुत दर्द है। पर माँ जी, ये तो मुझे अगले महीने शिमला घुमाने ले जा रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, तुमको तो घूमना पसंद है ना, हम दोनों जगह घुमाएंगे। अरे तुम समझती क्यों नहीं, हमारे 2 हनीमून हो जाएंगे पगली। ये सुनकर पारुल बहुत खुश होती है और जल्दी से जाकर पैकिंग करने लगती है और गरम ठंडे दोनों टाइप के कपड़े पैक कर लेती है। अगले दिन दोनों जयपुर के लिए रवाना होते हैं और माता के दर्शन करके राज मंदिर, हवा महल और जयपुर की सब मशहूर जगह भी देखते हैं। और रात में जब वो दोनों होटल में आराम कर रहे होते हैं तो पारुल प्यार से सौरभ के करीब आकर कहती है, सुनो ना सौरभ, जब हम घर जाएंगे तो 6 दिन बाद क्या वापस आएंगे? अब जब जयपुर आए ही हैं तो मुझे मेहंदीपुर बालाजी भी घुमा लाओ, पास में ही तो है। जब हम 2 हनीमून मना रहे हैं तो 3 हो जाएंगे। ठीक है मेरी जान, मेहंदीपुर बालाजी यहाँ से कुछ ही घंटे दूर है, हम कल सुबह चलते हैं। अगले दिन दोनों मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर उनको बड़ा आनंद आता है। तभी दर्शन के बाद सौरभ के पिता का कॉल आता है और वो कहता है, बेटा कैसे हो तुम दोनों? दर्शन तो अच्छे से हो गए ना? हाँ पापा, हम दोनों ठीक हैं। आप कैसे हो? आपकी तबीयत में सुधार हुआ? और माँ कैसी है? मैं और तेरी माँ दोनों ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब तुम दोनों राजस्थान हो तो जरा अलवर वाली बुआ से भी मिलाओ, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है पापा, जैसा आप बोलो, हम दोनों ही उनसे मिलने निकल जाते हैं। इतना कहकर सौरभ कॉल कट कर देता है और सौरभ पारुल को लेकर अपनी अलवर वाली बुआ के पास चला जाता है और वो उन दोनों को देखकर कहती है, अरे सौरभ, तू तो कितना बड़ा हो गया और ये तेरी बहू है क्या? प्रणाम बुआ जी। जुग जुग जी मेरी बच्ची, आ जाओ अंदर। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए तुम दोनों की शादी में मैं नहीं आ पाई। अच्छा हुआ जो भाई ने तुम दोनों को मुझसे मिलने यहाँ भेज दिया, इसी बहाने मैंने अपनी बहू को भी देख लिया। अब तुम दोनों कमरे में आराम कर लो, मेरा बेटा तुम दोनों को अलवर की सबसे मशहूर जगह घुमा देगा। अरे इसकी क्या जरूरत है, आप रहने दीजिए, हम तो आपसे मिलने आए हैं और मिल लिए, हमको नहीं घूमना। हाँ माँ जी, आप क्यों बेकार में तकलीफ कर रही हो, रहने दीजिए। बेटी, पहली बार अलवर अपने ससुराल आई हो तो घूम लो। वैसे भी सौरभ बड़ा कंजूस है, पता नहीं फिर लाए या ना लाए। सब हंसने लगते हैं। सौरभ और पारुल आराम करने कमरे में चले जाते हैं
और रात को खाने में अलवर का राजस्थानी खाना खाते हैं। जिसके बाद बुआ का बेटा उनको अलवर की सब मशहूर जगह जैसे अलवर के बाला फोर्ट, मूसी महारानी की छतरी और अलवर म्यूजियम जैसी बहुत सारी जगह घुमाता है। और घूमने के बाद दोनों अपनी बुआ के घर आकर जब अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं तो सौरभ पारुल को प्यार से रोमांटिक अंदाज में कहता है, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? मैंने तुमको एक नहीं 3 हनीमून करवा दी है। बेटा 3 नहीं 4, अभी शिमला भी तो लेकर जाओगे, भूलो मत। ये सारी तो मुझे रिलीजियस जगह लेकर गए हो, अभी तो हम हनीमून पर जाएंगे। यू नो हनीमून, रोमांटिक। अच्छा मेरी शिकायत की पोटली, कल हम शिमला के लिए निकल जाएंगे, तब तो रोमांटिक वाला हनीमून भी हो जाएगा ना। इतना कहकर सौरभ पारुल के गले लगकर सो जाता है और दोनों आराम करने लगते हैं। अगले दिन दोनों उठकर अपनी बुआ से विदा लेकर शिमला के लिए निकल जाते हैं और वहाँ बर्फ देखकर पारुल खुश हो जाती है और सौरभ के गले लगकर कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कभी बर्फ नहीं देखी थी। सॉरी, मैंने तुमसे शिकायत की, लेकिन तुमने मुझे 1 नहीं 4 हनीमून करवा दिए। 4 नहीं 5 हनीमून पगली। जयपुर, अलवर, मेहंदीपुर, शिमला, ये तो 4 हुए ना, तो 5 कैसे? लगता है तुम्हारी गिनती खराब है, तभी तो 4 को 5 गिन रहे हो। पगली अभी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज हनीमून और बाकी है, लेकिन फिर तुम 50-60 साल तक मुझसे कहीं घूमने की बात मत कहना, ओके? मैं थोड़ा आलसी हूँ। बताओ ना 5वां कौन सा है, ऐसे तो मुझे टेंशन हो जाएगी, प्लीज बताओ। बोला ना सरप्राइज है, चुपचाप सुबह तक इंतजार करो, सुबह पता चल जाएगा कि कौन सी जगह है 5वीं। इतना कहकर सौरभ पारुल को शिमला घुमाने लगता है और वहाँ के फेमस चर्च, माल रोड और सब जगह अच्छे से घुमाता है और बहुत सारी शॉपिंग भी करवाता है। पारुल को ये हनीमून बहुत यादगार सा लगता है और दोनों एक दूसरे को जानने का अच्छा सा समय बिताते हैं। जिसके बाद जब वो होटल में आराम कर रहे होते हैं तो सौरभ पारुल से कहता है, मेरी शिकायत की पोटली, कल सुबह 7 बजे तैयार हो जाना, हमको यहाँ से निकलना है, लेट मत करना, ओके ना? जिसके बाद सौरभ और पारुल सो जाते हैं और अगले दिन पारुल जल्दी से तैयार होकर अपनी सब पैकिंग कर लेती है और सौरभ उसे अपने हनीमून की फाइनल डेस्टिनेशन पर कसौली लेकर जाता है। जहां पहुंचते ही वो वहां का मौसम देखकर बहुत खुश हो जाती है और प्यार से सौरभ के गले लगकर कहती है, ओह वाओ, यहाँ मौसम कितना औसम है, सच में कितना मस्त लग रहा है। मुझे दुनिया का सबसे रोमांटिक पति मिला है जो मुझे 1 नहीं बल्कि 5 जगह हनीमून करवाता है। मैं तो अपने दोस्तों को बताते बताते नहीं थकूंगी कि मैंने क्या किया और क्या नहीं। रोमांटिक नहीं मैडम कंजूस, मैंने तुमको एक जन्म का एक बार में ही घुमा दिया है, अब मुझसे उम्मीद मत करना कि हम कहीं और भी जाएंगे। तुम दुनिया की पहली बहू हो जिसके 5 हनीमून हुए हैं, ओके ना? नहीं प्लीज ऐसे मत बोलो, हम हर साल घूमने जाया करेंगे। तुम तो जानते हो ना मुझे घूमना फिरना फोटो खींचना कितना पसंद है। ना बाबा ना, अब तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो तुमको तीरथ लेकर जाऊंगा, वहीं तुम्हारा अगला हनीमून होगा। लेकिन अब घर जाकर मुझसे शिकायत मत करना कि तुमको हनीमून पर लेकर नहीं गया। पारुल रूठ जाती है और सौरभ उसे प्यार से मना लेता है। जिसके बाद वो दोनों कसौली की वादियों में खूब एंजॉय करते हैं और प्यार से अपना हनीमून मनाते हैं और इस तरह हमारी बहू के 5 हनीमून उसके लिए हमेशा यादगार रहते हैं। शिवानी अपने पति अजीत और सास सुषमा के साथ शर्मा कॉलोनी में रहा करती थी। कॉलोनी में एक राजीव नाम का आदमी रहता था जो कि बहुत ही अमीर था। अजीत बस उसकी बराबरी खुद से करने में लगा रहता था। ऐसे ही एक दिन राजीव अपने लिए एक कार लेकर आता है और अजीत को जब इस बात की भनक लगती है वो अगले ही दिन वो कर्ज लेकर खुद के लिए भी सेम कार ले आता है। ये सब देखकर शिवानी उससे कहती है, अजीत सुनिए, आप इतनी महंगी कार कहाँ से ले आए? तुम्हें इससे मतलब? मैं कमाता हूँ, अपने और तुम्हारे शौक पूरे करने की ताकत है मुझ में। वो सब तो ठीक है, मगर मैं आपको कह देती हूँ कि जितनी चादर हो ना उतने ही पैर पसारने चाहिए, ज्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए। बोला ना, अपनी प्रवचन अपने पास रखो। आपकी पत्नी हूँ, हक है मेरा जानने का कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी मर्जी से रहता हूँ और मैं किसी का गुलाम नहीं जो कि ये सब बताता फिरूं।
ऐसे ही कुछ दिन के बाद राजीव अपने लिए एक महंगी बाइक लेकर आता है और ये सब देखकर अजीत भी कहीं न कहीं से पैसे जमा करके अपने लिए वही सेम महंगी बाइक लेकर आता है। ये सब देखकर शिवानी उससे फिर नाराज हो जाती है और वो फिर से अजीत को समझाने लगती है और शिवानी की सास उल्टा शिवानी को ही डांटते हुए कहती है, क्या रे नागिन, तुझसे हजम नहीं हो रही क्या मेरे बेटे की तरक्की? माँ जी, आप तो कम से कम मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप ही समझाइए ना इन्हें कि आखिर ये ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो कभी महंगी गाड़ी ले आते हैं, आज ये महंगी बाइक लेकर आ गए। तुम्हें कितनी बार बोला है अपना प्रवचन अपने पास रखो, समझी? सही बोला बेटा तू। और तू क्या चाहती है कि मेरा बेटा अपने शौक पूरे ना करे? माँ जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपका इनकी हाँ में हाँ मिलाना एक दिन हम सबको भारी पड़ जाए। हाय राम जी, अरे ये कैसी बैल बुद्धि सी बहू मिली है मुझे। बैल बुद्धि मैं नहीं बल्कि आपका बेटा है। अरे लोगों की देखा देखी हमें नहीं करनी। लोग भाड़ में जाएंगे तो क्या हम भी भाड़ में चले जाएंगे, लेकिन इनको कौन समझाए। जैसा बेटा वैसी माँ। बहुत बोलना आ रहा है ना तुम्हें। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद शिवानी के घर पर राजीव की पत्नी का बर्थडे इनविटेशन आता है। आसपास के सभी लोग, अजीत भी अपने परिवार के साथ उनके घर जाता है। वहाँ राजीव की पत्नी ने बहुत ही महंगा लहंगा पहना होता है। हर तरफ बस उसके लहंगे की ही बातें हो रही होती है। ये सब देखकर अजीत अपने मन में सोचता है, मैं इससे भी ज्यादा महंगा लहंगा लेकर आऊंगा अपनी पत्नी के लिए, तब भी इस राजीव से भी ज्यादा तारीफें मिलेंगी लोगों की मुझे। तभी वहाँ पर शिवानी आती है और उससे कहती है, वाह, कितना अच्छा इंतजाम किया है राजीव जी ने, और इनकी पत्नी का लहंगा तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। चिंता मत करो, मैं तुमको इससे भी ज्यादा महंगा लहंगा ला कर दूंगा। मैंने तो ये बोला ही नहीं कि मुझे लहंगा चाहिए। आप लहंगा और उसकी कीमत देख रहे हैं और मैं हमेशा तोहफा लेते या देते हुए आपका प्यार देखती हूँ। हाँ हाँ, अब जो भी दूंगा प्यार से दूंगा। ऐसे ही कुछ समय के बाद शिवानी का बर्थडे आ जाता है। अजीत बहुत ही ज्यादा महंगे होटल में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है और उसके लिए एक बहुत ही महंगा सा लाल लहंगा भी लेकर आता है। उस लहंगे में हीरो के स्टोन लगे होते हैं। सभी लोग अजीत का अरेंजमेंट देखकर और उसकी पत्नी का लहंगा देखकर राजीव से उसे कंपेयर करते हैं। यह सब देखकर अजीत को बहुत खुशी मिलती है और वो मन ही मन सोचता है, आज बहुत खुशी मिल रही है मुझे, इस राजीव को खुद के नीचे देखकर सुकून सा मिल रहा है मुझे। तभी वहाँ पर शिवानी आती है और उससे कहती है, अजीत सुनिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आखिर आप इतना महंगा लहंगा कहाँ से ले आए? तुम्हारा फिर से शुरू हो गया। अरे महाराज, कम से कम आज के दिन तो मत बोलो। अरे पता नहीं आप कब समझेंगे जी, मैं आपके अच्छे के लिए ही बोलती हूँ, लेकिन आप ना मेरी बात नहीं मानते। इतने में वहाँ पर शिवानी की एक पड़ोस की औरत उससे बात करने के लिए आ जाती है और उसके लहंगे की तारीफें करते हुए और उसे छूते हुए बोलती है, यार शिवानी, कितना महंगा लहंगा है। अजीत भाई साहब, लहंगे में जो हीरे लगे हैं वो असली है या नकली? कोई छोटा मोटा आदमी हूँ क्या जो नकली हीरे का लहंगा दूंगा अपनी पत्नी को? अरे पूरे 50 लाख का लहंगा है ये। क्या 50 लाख का लहंगा? उड़ गए ना होश। आप इनकी बात मत मानिए, इनको आदत है मजाक करने की। इतना प्यार करने वाला पति मिला है और तुम कहती हो कि मजाक कर रहा है। वैसे असली का हीरा लगा है, एक बार फिर से छू के देख लो क्या? इसको कदर नहीं है मेरे प्यार की। वैसे आप छू लीजिए लहंगे को, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। वो औरत एक बार फिर से लहंगे को छूती है और शिवानी और उसके लहंगे के साथ कॉलोनी के बहुत सारे लोग पिक्चर्स को भी क्लिक करवाते हैं, साथ ही उन्हें सोशल मीडिया साइट पर भी अपलोड कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शिवानी के घर में बैंक का नोटिस आता है जिसमें लिखा होता है कि अजीत जी के लिए हुए लोन का समय खत्म हो चुका है और अगर उन्होंने अगले 24 घंटे में लोन नहीं चुकाया तो उन्हें अपना मकान खाली करना होगा। नोटिस पढ़कर शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से से अजीत के पास जाकर उससे कहती है, अच्छा तो ये बात है, कर्ज लेकर अपनी ख्वाहिशें पूरी की जा रही थी। तो तुम्हें इससे मतलब
मतलब तो अब दिखेगा आपको। ये नोटिस देख रहे हैं मकान खाली करने का। आखिर हमें अपना ही घर छोड़ना पड़ेगा। तभी वहाँ पर सुषमा आ जाती है और उनकी बातें सुनकर रोने लगती है और रोते रोते बोलती है, हाय राम जी, अरे बहू तू सही कहती थी कि हमें एक ना एक दिन इस मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा, और वो दिन आ ही गया। अब हम कहाँ जाएंगे? माँ जी, अगर समय रहते आपने इन्हें समझा दिया होता ना, तो शायद हमारे नसीब में ये दिन न होता। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? और कहाँ जाएंगे? घर खाली करेंगे और किराए पे जाएंगे। सभी लोग वो घर खाली करके किराए पर रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों के बाद उनके घर में पुलिस आती है और अजीत को 2 थप्पड़ मारते हुए बोलती है, तू ही है ना अजीत? हाँ हाँ, पर आप मुझे मार क्यों रहे हैं? ओ बेटा, इतना भोला बन रहा है जैसे कुछ जानता ही नहीं है। तुझे सब पता है हम यहाँ क्यों और किस लिए आए हैं। जी देखिए, मैं कुछ नहीं जानता, आप साफ साफ कहिए कि हम जैसे शरीफ लोगों के घर आकर ये दंगा क्यों कर रहे हैं आप? ओ बेटे, तेरी शराफत के तो जग जहां में पर्चे बट रहे हैं, झूठ की दुकान है तू। तभी वहाँ पर शिवानी आ जाती है और पुलिस से पूछती है, क्या हुआ? आप इनसे ऐसे क्यों पेश आ रहे हैं? आपके पति ने एक शोरूम से 50 लाख का लहंगा चोरी किया है। जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पति चोरी नहीं कर सकते। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैडम जी, गलतफहमी तो आपको है, हमें तो खुशफहमी हुई है, वो भी पूरे सबूतों के साथ। लो जी, एक बार आप खुद भी अपने पति का कारनामा देख लो, फिर आपको भी दुखफहमी हो जाएगी। पुलिस वाले शिवानी को अपने मोबाइल में शोरूम की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जिसके अंदर अजीत रात के समय लहंगा चुराकर दुकान से भाग रहा होता है। ये सब देखकर शिवानी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अजीत को जोरदार तमाचा लगाकर उससे बोलती है, अरे आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? दूसरों की होड़ करने में आप इतने अंधे हो गए थे कि अपनी इज्जत तक दांव पे लगा दी। अरे अब हमारे पास क्या रह गया? न घर न पति, कुछ नहीं बचा मेरे पास। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें और इनकी अच्छे से पिटाई कीजिए जब तक इनकी अकल ठिकाने ना आ जाए। अब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पुलिस अजीत को ले जाकर जेल में बंद कर देती है, तो वहीं अजीत को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इतना ही नहीं, शिवानी अपना घर चलाने के लिए छोटा मोटा काम करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे करके बैंक का सारा लोन वो अच्छे से चुकाती है, जिसके बाद वो अपने पति को भी जेल से रिहा करवा लेती है और दोनों पति पत्नी मिलकर जो कुछ भी उन्होंने किया है उसे सही करने में लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।